तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। एपिसोड नंबर 622 622, मतलब करीब 22-23-24 दिन पहले मैंने आपको इसी क्राइम तक में कहानी सुनाई थी, सिस्टर अभया की। केरल के इतिहास में ये पहला केस था जिसकी एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चली, कोई दूसरा रिकॉर्ड मिलता नहीं। पूरी डिटेल में आपको कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से करीब 28 साल 28 ईयर्स तक एक मामले की सुनवाई होती है। चार सीबीआई की टीम जांच करती है, अलग अलग 4 सीबीआई की टीम, एक लोकल पुलिस, एक लोकल क्राइम ब्रांच की टीम, मतलब 6 एजेंसियां 6 वक्त में अलग अलग जांच करती हैं। नार्को टेस्ट होता है, कई सीबीआई के अफसर बदले जाते हैं, बरसों बीत जाता है। 4 बार सीबीआई अपनी जांच के बाद अदालत में बाकायदा रिपोर्ट देती है और कहती है कि हमें लगता तो है कि ये कत्ल है, लेकिन कातिल के बारे में हमें पता नहीं है और कोई कत्ल से जुड़ी हुई चीज़ें या सबूत ऐसा कुछ है नहीं। कत्ल का मकसद भी बहुत साफ है नहीं। तो हमें लगता है, और जो साइंटिफिक एविडेंस हैं, जो डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्राइम सीन, इन सब को देख के सब कुछ ऐसा लगता है कि कत्ल है, सुसाइड नहीं है। लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए इस केस को क्लोज कर दीजिए। वो तो शुक्र है अदालत का जो 4 बार सीबीआई की इस रिपोर्ट को देखती है और उसको इनकार कर देती है, मानने से कहती नहीं, आप इसकी तफ्तीश कीजिए, जांच कीजिए, हमें तो सच्चाई सामने चाहिए। इससे पहले पुलिस कहती है कि नहीं ये सुसाइड का केस है, वो भी अपनी रिपोर्ट दे देती है। फिर वहाँ की क्राइम ब्रांच जांच करती है, वो भी कहती है कि हम कंफ्यूज हैं कि ये मर्डर है कि सुसाइड है। तो 4 टीमें सीबीआई की, 2 पुलिस की तफ्तीश करती है। 28 साल बीत जाते हैं। 28 साल के बाद अब फैसला आता है। डिसीज़न आया मंडे को कि सिस्टर अभया ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनका कत्ल हुआ था। और ये कत्ल किया था उसी जगह के एक प्रीस्ट ने, और उनके साथ उनकी सहयोगी थी एक नन। इन दोनों ने मिलकर सिस्टर अभया को मारा। हालांकि एक तीसरे अक्यूज का भी नाम था, एक तीसरे प्रीस्ट, लेकिन उनको इस केस से हटा दिया गया क्योंकि सबूत इन दोनों के खिलाफ थे। अब सवाल ये है कि 28 साल के बाद और एक ऐसा केस जिसमें 4 बार केस को क्लोज करने की बात की गई, खुद सीबीआई कह रही है, और आखिर में उसी सीबीआई की रिपोर्ट पे एक अदालत, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट, मंडे को फैसला सुनाती है कि नहीं, सिस्टर अभया ने खुदकुशी नहीं की बल्कि कत्ल हुआ है। और उसके बाद जो पनिशमेंट, सज़ा क्या दी जाएगी, उसका फैसला उन्होंने आज के लिए रोका, यानी कि वेडनेसडे के लिए। और आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। उम्र कैद मतलब ताउम्र वो अब जेल में रहेंगे। हालांकि उनके पास अभी 2 ऑप्शन है, हाई कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन 28 साल के बाद फादर थॉमस कुटूर और सिस्टर सेफी, इन दोनों को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सिस्टर अभया के कत्ल का मुजरिम ठहराया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब यहाँ सवाल ये है कि एक ऐसा केस जो शुरू से खुदकुशी और कत्ल के बीच उलझता रहा, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी 4 बार कहती रही कि केस को क्लोज कर दीजिए, कोई हमारे पास सबूत नहीं है। फिर इस केस में ये फैसला आया तो कैसे आया? क्योंकि सिस्टर अभया के कत्ल की पूरी डिटेल में कहानी सुनाई है, लेकिन ये ज़्यादा फैक्ट्स जो आज हैं इंटरेस्टिंग है कि आखिर 28 साल बाद अदालत को ये क्यों लगा कि अभया का कत्ल हुआ और ये दोनों फादर और नन जो हैं, ये दोनों गुनहगार हैं, उसके कातिल हैं। शायद हिंदुस्तान में दूसरी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी किसी मर्डर के केस की जो इसके साथ, कहानी के साथ जुड़ी हुई है। आमतौर पे चोर जब चोरी करने जाता है तो वो भी एक क्राइम है, पकड़ा जाता है, उसे भी सज़ा होती है। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा केस है जिसमें एक चोर की गवाही सबसे ज़्यादा अहम साबित हुई, और एक चोर की गवाही की वजह से 28 साल के बाद ये साबित हुआ कि सिस्टर अभया ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनका कत्ल किया था, और उस कत्ल में एक फादर और एक नन शामिल थे। तो कमाल है इस बात का कि, और तारीफ़ करनी चाहिए उस चोर की जिसका नाम है अदक्का राजा। ये पूरा केस जो 28 साल से पूरे देश में सुर्खियां बनी, जिसको लेके बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए, कुछ इसमें से ऐसे विटनेस थे जो बदल गए, 29 बल्कि 29 भी नहीं 43 विटनेस थे
जिसमें से 9 हॉस्टाइल हो गए, मतलब उन्होंने बाद में अपने बयान बदल दिए। बाकी विटनेसेस के इतने अहम पुख्ता सबूत नहीं थे जो केस की कड़ियों को जोड़ें। लेकिन इन 43 में से एक ऐसा गवाह था जिसको जज ने जब अपना फ़ैसला सुनाया 2 दिन पहले बाकायदा मेंशन किया, और उसने कहा कि ये गवाही सबसे अहम है इस केस को फ़ैसला सुनाने में, और वो गवाही किसी और की नहीं बल्कि एक चोर की गवाही थी जिसका नाम अदक्का राजा है। तो एक चोर की गवाही से एक केस अपने अंजाम तक पहुंचा और उसके लिए फिर सज़ा सुनाई गई। पूरे जो केस में मामला है और कोर्ट ने जो कुछ फैसला सुनाया और क्यों सुनाया, आज आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। ये कहानी है मार्च 1992 की, मतलब 28 साल पूरे हो गए, बल्कि 27 मार्च की सुबह सिस्टर आभ्या, जो एक स्टूडेंट थी उस वक्त, बहुत कम उम्र थी, शायद 20 साल के आसपास, और वो कैथोलिक नन बनने जा रही थी और उसकी पढ़ाई चल रही थी तिरुवनंतपुरम में। उस दिन वो उनका पेपर था। सुबह उनकी एक दोस्त ने उन्हें जल्दी उठाया करीब 4 बजे कि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसने बोला था कि मुझे उठा देना, मुझे पढ़ाई करनी है। तो वो सुबह उठाया गया। उठने के बाद सिस्टर आभ्या अपनी नींद भगाने के लिए किचन में जाती हैं। चूँकि मार्च का महीना था, तिरुवनंतपुरम में वैसे ही गर्मी होती है, तो उन्होंने फ्रिज से पानी का एक ठंडा बोतल निकाला और अपने चेहरे को धोने के लिए और पीने के लिए, ताकि नींद भाग जाए। इतनी तक कहानी मालूम थी। इसके बाद वो गायब। सुबह बाकी लोग हॉस्टल में उठते हैं तो सिस्टर आभ्या मिलती नहीं है, इधर उधर तलाश होती है। तो एक चप्पल उसी हॉस्टल के उस जो कॉलेज था उसके कंपाउंड में एक कुएँ के पास मिलता है। वो चप्पल सिस्टर आभ्या का था। इसके बाद उस कुएँ में तलाश की जाती है, फिर बुलाया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तो उस कुएँ से सिस्टर आभ्या की लाश मिलती है। बाद में पोस्टमार्टम होता है, उसमें ये कहा जाता है कि डूबने से मौत हुई है। कुछ ज़ख्म के भी निशान मिले जिस्म पर, लेकिन डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम किया वो ये कहा कि चूँकि कुएँ में गिरी, शायद उसके गिरने की वजह से ये चोट के निशान आए। तो पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद सीधे इसको सुसाइड का केस बता दिया। इसके बाद मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया, उसने भी सुसाइड का केस बता दिया। बात आई गई हो गई, लगा कि केस ख़त्म हो गया। लेकिन केस ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी हॉस्टल की 40 से ज़्यादा ननों ने मिलकर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के करुणाकरन के पास एक मेमोरेंडम भेजा और कहा कि उन्हें इसके पीछे किसी साजिश की बू आती है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को कराई जानी चाहिए। आखिरकार सीबीआई को ये जांच दी जाती है। सीबीआई अपनी जांच करती है, पहली जांच की रिपोर्ट देती है और कहती है कि उसे लगता तो है कि ये सुसाइड नहीं, होमिसाइड है, यानी कत्ल है, लेकिन कातिल कौन है वो उस तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए इस केस को क्लोज कर दीजिए। अदालत में ये क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई देती है, अदालत उसे मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम बनती है। सीबीआई की दूसरी टीम भी जांच करती है। आखिर में वो भी कोर्ट में जाती है और कहती है कि उसे लगता तो है कि ये कत्ल है, लेकिन सबूत नहीं है, केस क्लोज कर दीजिए। कोर्ट फिर मना कर देती है। इसके बाद तीसरी टीम बनती है। तीसरी टीम भी अपनी लंबी तफ्तीश करती है और उसके बाद कहती है कि उसे लगता तो है कि ये सुसाइड नहीं है, कत्ल है, लेकिन कत्ल के जुड़े हुए बाकी सबूत उसके पास नहीं है, ना मोटिव है, ना कातिल है, ना कोई और चीज़ है। कोर्ट फिर मना कर देती है। चौथी बार फिर सीबीआई की एक टीम बनाई जाती है और कोर्ट ये कहती है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट दें। तब वो सीबीआई की टीम उनसे कहती है कि एक नार्को टेस्ट कराते हैं इनका। और इसी दौरान में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी कुछ गवाही हुई। उस गवाही में ये बात आई कि वहाँ पे उस रात जो फादर थे कुटूर, जो नन थी वो, और एक और फादर, 3 लोग उस जगह पे देखे गए थे जहाँ पे ये हादसा हुआ था। ये गवाही कहाँ से आई? इसी ने इस कहानी को रुख मोड़ा। लेकिन यह भी सच है कि अगर इस गवाही को बहुत गंभीरता से सीरियसली लिया जाता और सीबीआई उस वक्त इसको सही तरीके से लेती तो शायद आज 28 साल इंतज़ार करने की नौबत ही नहीं आती। हुआ ये कि जब ये मामला चल रहा था तभी अदक्का राजा, जो एक चोर था, वो उस रात उस जगह चोरी करने गया था। और ये आमतौर पे उसकी चोरी का जो वक्त होता था वो 3 से 5 के बीच में, और ये हादसा हुआ था 4 के आसपास। तो जब ये चोर चोरी करने के लिए गया और उसके बाद वहाँ से वो निकल गया, बाद में ये चीज़ें खबरों में, अखबार में, मीडिया में, फिर चूँकि नन का मामला, फिर कुछ शक की सुई, तो इसको लेके बहुत हंगामा हो रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो इस चोर को भी भनक लगी
और उसके बाद कहानियाँ छप रही थी अखबारों में, टीवी में कि ऐसे ऐसे हुआ है। वो उठ कर गई अपने कमरे से पानी पीने के लिए और उसके बाद कुएं में लाश मिली, उसने खुदकुशी कर ली। तब चोर पहली बार खुलकर सामने आता है और वो बयान देता है कि मैं उस रात वहाँ चोरी करने गया था, और जब मैं चोरी करने के लिए गया तो मैंने उस कंपाउंड में फादर को देखा और बाकायदा उसने पहचान की, उनका नाम थॉमस कोटूर। उसने कहा कि वो वहाँ मौजूद थे। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ थी कि वो वहाँ गया, चोरी करने गया, और एक चोर के बयान पे भरोसा क्यों किया जाए। लेकिन जब उसने बताया कि उसने वहाँ देखा था तो ये बात वहाँ से आगे बढ़ी, क्योंकि फादर थॉमस का उस वक्त नन के इस कंपाउंड में होना उसका सवाल ही नहीं था। उनकी अपनी अलग जगह थी, उनका डिपार्टमेंट अलग था, और सुबह सुबह 4 बजे, ये और भी ज़्यादा अनहोनी बात थी। तो वहाँ क्या कर रहे थे, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आती है। लेकिन इसके बाद इस मामले को पूरी तरह से जांच की नहीं जाती। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है, कुछ और विटनेस फिर सामने आते हैं और वो भी कहते हैं कि हाँ, उन्होंने उस रात फादर को देखा, उनके साथ उनके एक और साथी थे, एक नन थी। अब ये कहानी आगे बढ़ती जाती है, लेकिन तक लगभग 15 साल बीत गए, कुछ हुआ नहीं। जब सीबीआई को आखिरी 3 महीने का वक्त चौथी बार दिया कोर्ट ने, तब सीबीआई ने फिर इस बयान की उनको याद आई, उस चोर की भी और बाकी विटनेस की भी। फिर उन्होंने फादर थॉमस, सिस्टर सैफी और एक और फादर, उन तीनों को अरेस्ट किया। कोर्ट से कहा कि सबूत और जुटाने के लिए, कड़ियों को जोड़ने के लिए इनका नार्को कराना बहुत ज़रूरी है। तो इनका नार्को कराना ताकि हम एविडेंस और कड़ियों को जोड़ सकें, तो इसलिए इसका नार्को कराने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट ने नार्को कराने की इजाज़त दे दी, कहा कि आप इनका नार्को कराइए। अब जब नार्को कराया गया और उसकी पूरी जो रिपोर्ट आई, वहाँ से भी कान खड़े होने चाहिए, लेकिन उस वक्त इस तरह की चीज़ें हुई नहीं। बेंगलुरु में इन तीनों का नार्को टेस्ट होता है। अब नार्को टेस्ट की रिपोर्ट देखिए, जब कोर्ट में आई तो पता चला कि उसके साथ टेम्पर्ड छेड़छाड़ की गई है। नार्को में उन्होंने जो कुछ बताया, उन सारी चीज़ों को, जो मास्टर टेप था, नार्को की जो सीडी थी मास्टर, उसमें छेड़छाड़ की गई। बातें कुछ हो रही हैं और बीच में एडिट करके कुछ और डाला गया। इससे क्या हुआ कि एजेंसी उन कड़ियों को जोड़ सकती थी, लेकिन टेप ही, मास्टर टेप ही एडिट हो गया, तो फिर आप सच्चाई कहाँ तक लाएंगे सामने। अब सवाल ये था कि नार्को की मास्टर सीडी को एडिट किसने किया, छेड़छाड़ किसने किया, इसमें किन लोगों का रोल है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे जहाँ पे नार्को हुआ है वो पूरा डिपार्टमेंट, वो भी घेरे में शक के, एजेंसी के लोग भी घेरे में। फिर जब इसकी पूरी जांच हुई तो इसकी डिटेल ये है कि जो नार्को टेस्ट हुआ, तीनों का अलग अलग हुआ था। जो पहला टेस्ट था एक पहले फादर का, उसके हिसाब से 32 मिनट 50 सेकंड की सीडी थी, यानी कि 32 मिनट्स और 50 सेकंड का नार्को था, और उसकी रिपोर्ट थी उस सीडी में। लेकिन जब इस 32 मिनट और 50 सेकंड की सीडी को चेक किया गया तो पता चला कि इसमें 30 जगह पर, 30 जगह पर एडिट किया गया है। मतलब 32 मिनट 50 सेकंड की सीडी एक अक्यूज की, जिसको 30 जगह पे एडिट किया गया। इसी तरह जो दूसरी सीडी थी वो 40 मिनट और 55 सेकंड की थी, ये फादर पुरथाक्याली की थी, और 40 मिनट 55 सेकंड की इस नार्को सीडी को 19 बार एडिट किया गया, 19 टाइम्स। तो पहली सीडी जिसको 32 मिनट, उसको करीब 30 जगह से एडिट किया गया। दूसरी सीडी जो 40 मिनट, उसको 19 जगह पे एडिट किया गया। और जो तीसरी सीडी थी 18 मिनट और 42 सेकंड सिस्टर सैफी की, 18 मिनट्स एंड 42 सेकंड की सीडी थी नार्को टेस्ट की सिस्टर सैफी की। जब इसको चेक किया गया तो पता चला कि इसे 23 बार एडिट किया गया, 23 टाइम्स। तो अब ये सारे मास्टर सीडी में एडिट क्यों किया और किसने किया, ये एक बड़ा सवाल था। कोर्ट में ये सीबीआई ने पेश किया। कायदे से जो बेंगलुरु के डिपार्टमेंट के लोग थे उनसे पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनसे पूछताछ, या सीबीआई ने उनसे पूछताछ नहीं की। कोर्ट ने ऑर्डर भी नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि उनका ये मानना था कि सीडी जो नार्को टेस्ट है ये सब कोर्ट में एडमिसिबल है नहीं, तो इसलिए उनको बुला के उनसे इंट्रोगेट करके कोई मतलब है नहीं।
तो बात भी आई गई होगी। इस दौरान में केस चलता रहा। आखिरकार फिर जो वहाँ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट थी उसने ये कहा कि अब इस मामले की जांच जो तिरुवनंतपुरम केरल की लोकल सीबीआई की यूनिट है उससे करवाई जाए, क्योंकि वो भी थक चुके थे कि इतनी बार जांच हो चुकी, कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या करें। तो इसीलिए इनसे जांच कराई गई और उसी जांच के बाद पहली बार जब लोकल यूनिट ने किया तो अदक्का राजा जो वो चोर था जो उस दिन वहाँ पहुँचा था, उसकी पूरी गवाही को सीरियसली लिया गया, उससे पूरी पूछताछ, उसके बयान दर्ज किए गए और फिर यह मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने उसके बाद ये सारी चीज़ें देखी। सीबीआई ने फिर इन्हीं को एक्यूज़ बनाया, लेकिन उनमें से एक फादर को हाई कोर्ट ने सबूत नहीं था इसलिए बेल देके इस केस से अलग कर दिया। अब बचे दो, थॉमस और सिस्टर सैफी। इन दोनों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। अगस्त 2019 में पहली बार इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। 27 मार्च 1992 में ये इंसिडेंट हुआ था और अगस्त 2019 में यानी 27 साल के बाद अभया की मौत के, सिस्टर अभया की मौत के 27 साल के बाद पहली बार लोअर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। अंदाज़ा लगाइए कि ये केस कितना लंबा और किस किस मोड़ से होकर गुजरा। 27 मार्च 2019 को ट्रायल शुरू हुआ और 10 दिसंबर 2020 अभी ये ट्रायल पूरा हुआ। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा। रिजर्व रखने के बाद परसों 2 दिन पहले मंडे को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट तिरुवनंतपुरम ने अपना फैसला सुनाया और उसमें फादर थॉमस और सिस्टर सैफी को सिस्टर अभया के कत्ल का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें दोषी ठहराया और आज उन दोनों की सज़ा का ऐलान किया, जिसमें इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। अब कोर्ट ने क्यों माना कि सिस्टर अभया का कत्ल हुआ है और कोर्ट ने क्यों इन दोनों को सज़ा दी और वो कौन सी गवाही थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तो 2 चीज़ें थी जिन्होंने इस पूरे केस पे रोशनी डाली। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य सबूत और दूसरा उस चोर अदक्का राजा की गवाही। और कोई विटनेस था नहीं, कत्ल होते किसी ने देखा नहीं। 4 एजेंसियों ने अपनी सीबीआई ने 4 बार क्लोजिंग रिपोर्ट डाल दी। लोकल पुलिस क्राइम ब्रांच ने भी कहा कि उनके हाथ पैर खाली हैं। तो फिर ये अदालत ने कैसे माना? 2 चीज़ें बड़ी अहम साबित हुई इस केस में। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इत्तेफाक से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई और इत्तेफाक से शुरुआती जांच एजेंसियों ने उसको बहुत बारीकी से मुआयना नहीं किया, वरना शायद इस केस को अपने अंजाम तक पहुंचने में 28 साल नहीं लगता। कहते हैं हर क्राइम सीन में 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। पहली फर्श यानी ज़मीन, दूसरी दीवार और तीसरी छत। जहाँ पे क्राइम हुआ है अगर वहाँ पे इन तीनों चीज़ों को आप बारीकी से मुआयना करते हैं तो फिर आपकी आंखों से सबूत गायब नहीं हो सकता। जितने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जब मेरी उनसे बात होती है वो यही कहते हैं। एक आम पुलिस अफसर, एक आम इंसान एक क्राइम सीन पर जाए, उसके देखने का नज़रिया अलग होगा। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब एक क्राइम सीन पर जाता है तो वो भी वही देखता है, लेकिन उसको दिखाई कुछ और देता है। तो यहाँ पे गलती ये हुई कि उस वक्त सिस्टर अभया का जो पूरा क्राइम सीन था उसको शायद उस तरीके से देखा ही नहीं गया। यही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अब 28 साल बाद एक बहुत बड़ा सबूत बना उस चोर की गवाही के अलावा। अब वो सबूत क्या? एक सुसाइड करने वाली, जैसा कि कहा गया लगातार सिस्टर अभया को लेकर, पैनिक सिचुएशन में सुसाइड नहीं करेगी। अब वो पैनिक सिचुएशन में क्यों कह रहा हूँ? जो सबूत हैं, जो उस वक्त की तस्वीरें हैं जो प्रिजर्व की गई सारी, सिस्टर अभया को आखिरी बार किचन में देखा गया था। किचन में ये कहा गया कि उन्होंने फ्रिज से पानी निकाली क्योंकि ठंडा पानी का ठंडा बोतल चाहिए था, चेहरा धोना था, पानी पीना था। पानी का जो वो बोतल था वो बोतल फर्श पे गिरा हुआ था और उसका ढक्कन बंद नहीं था, तो बोतल चूँकि फर्श पे है तो बाकी जो पानी बोतल में था वो उसी फ्रिज के आसपास पानी गिर गया। अब सवाल ये है कि सिस्टर अगर सुसाइड करने जा रही है तो पानी का बोतल वो फेंकेगी क्यों? पानी पिएगी, फ्रिज में रखेगी, उसके बाद वापस जाएगी, फिर कुएं में छलांग मार लेगी। लेकिन यहाँ पानी का बोतल फर्श पे गिरा हुआ और पानी फर्श पे बिखरा हुआ है, तो इसके इशारा करता है कि कुछ हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, उसी फ्रिज के पास सिस्टर अभया की एक चप्पल पड़ी हुई है, वो चप्पल पहन कर आई थी।
और दूसरी चप्पल जो है वो कुएं के पास। तो अब सुसाइड करने के लिए वो एक पैर में चप्पल पहन कर नहीं जाएंगे और दूसरी चप्पल वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ अचानक ऐसा हुआ कि एक चप्पल यहाँ रह गया, एक चप्पल वहाँ रह गया, दो चीज़ें। तीसरी चीज़, उस सीन को फ्रिज और उसके आसपास की कुछ चीज़ें जैसे वहाँ पे चेयर या कुछ और सामान रखे हुए थे, वो थोड़े से अपनी जगह से अलग थे। जो वहाँ के बाद में विटनेस ने बताया, जो वहाँ पे काम करती हैं सारी, कि ये सामान यहाँ पड़ा होता है, ये यहाँ रहता है। लेकिन क्राइम सीन पर उस रात 27 मार्च 1992 को वो सारी चीज़ें थोड़ी अस्त व्यस्त थी। इसका मतलब है कि वहाँ पे स्कफल हुआ था, थोड़ा झगड़ा हुआ था, एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी हुई थी और इसी चक्कर में सामान इधर से उधर हो गया। तो ये तीन चीज़ें ये बता रही थी कि इस कमरे में सब कुछ नॉर्मल नहीं था। एक चप्पल एक जगह पे होना, दूसरा चप्पल कुएं के पास होना, वहाँ तक एक चप्पल पहन कर जाना, कोई तुक नहीं बनता। पानी का बोतल फ्रिज में नहीं, ज़मीन पे गिरा हुआ, ज़मीन पे पानी है, फ्रिज में जबकि बोतल रख के जाना चाहिए था। जो सामान है वो इधर से उधर लुढ़के पड़े हुए थे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ, कुछ गुत्थम गुत्थी हुई है। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सारे थे। अब सवाल ये था कि इसके अलावा चोर की क्या बात थी। चोर का कहना था कि जब वो वहाँ पे दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उस कमरे में गया जहाँ पे चोरी करनी थी, और उसके बाद लास्ट में उसे कुछ खाना भी चुराना था। तो खाना चुराने के लिए वो उसी किचन में गया था जहाँ पे फ्रिज पड़ा हुआ है। उसने कहा जब वो दबे पाँव गया तो वहाँ पे उसने फादर को देखा। बाकी थोड़ा सा रोशनी कम थी तो बाकी लोगों को ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसने थॉमस और सिस्टर सैफी को ज़रूर देखा। तीसरे के बचने की शायद ये वजह है कि वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। अब यहाँ तक तो पूरी कहानी आ गई। अब आगे जांच एजेंसी सिर्फ देखने भर से कत्ल कहे मतलब कातिल ठहरा देना है मुश्किल था। तो कुछ बाकी विटनेस आए, वहीं के नन, वहीं के स्टाफ, और फिर धीरे धीरे जो दबी ज़ुबान में बात होती थी वो खुल के बातें होने लगी। उन्होंने बताया दरअसल जो सेफ़ी थी, सिस्टर सेफ़ी नन, इनका फादर थॉमस और एक और फादर जो दोनों पादरी थे वहाँ पे, उनके साथ रिलेशन था। और उस रात 27 मार्च की करीब 4 बजे के आसपास फादर कोटूर, सेफ़ी और एक तीसरी, ये लोग उसी किचन में थे। और इत्तेफाक से उसी वक्त सिस्टर अभया उठी पानी पीने के लिए, वो वहाँ गई और वहाँ जाते उन्होंने इन तीनों को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा, मतलब अश्लील हालत में देखा इन तीनों को, थॉमस, इसके अलावा सेफ़ी और एक तीसरे। तो जब वो देखा तो वो तीनों, जैसे ही वहाँ सिस्टर अभया पहुँची तो ये तीनों घबरा गए। उन्हें लगा कि ये तो पोल खुल जाएगी, अब ये सबको बता देगी। इसी के बाद कहते हैं कि सबसे पहले थॉमस ने अभया को पकड़ा और उसका गला दबाया। इस दौरान में वहीं पे एक हथौड़ी रखा हुआ था, हथौड़ा, वो सिस्टर सेफ़ी ने उठाया और उससे वार किया। और इसके बाद जब वो लगा कि वो मर चुकी है तो फिर इन तीनों ने मिल के उसे उठाया और ले जाकर कुएं में डाल दिया ताकि ये लगे कि ये सुसाइड है। फिर पूरे कमरे की, वहाँ पे किचन में जो भी थोड़ा बहुत ब्लड था उसको भी साफ़ किया। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि जब वो लेकर जा रहे हैं किचन से कुएं तक तो वो एक चप्पल वहीं है और एक चप्पल पहनेगी, और वो चप्पल भी कुएं के बाहर ही रह गया, क्योंकि 4:15 सुबह का वक्त, अंधेरा था बाहर, तो उन्हें मालूम नहीं चला। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। फिर जैसे कि कहानी थी कि पहले सुसाइड की बात आई बाकी, लेकिन कुछ नन जो वहाँ की थी और जो लोकल वहाँ पे रहती थी उन्हें ये मालूम था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, थॉमस कुक के बारे में भी, सिस्टर सेफ़ी के बारे में भी। तो ये कहानियाँ धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हुई। और जब चोर ने ये बताया कि उसने उस रात बाकायदा देखा था उस मौका वारदात पर, तो ये बयान एक सबसे अहम बयान साबित हो गया। और इसी बयान को CBI की स्पेशल कोर्ट जो तिरुवनंतपुरम की है, जिसने अपना फ़ैसला सुनाया है अभी 21 तारीख को, तो बल्कि 21 नहीं 20 को नहीं 21 दिसंबर को, उसने ये माना कि इस चोर की गवाही को हम हल्के में नहीं ले सकते। और अदालत का कहना था कि ये गवाही सबसे अहम थी, क्योंकि मौका वारदात पर उस शख्स को देखना जिसकी वहाँ पे मौजूदगी का कोई मतलब नहीं है, ये साबित करता है कि इसके पीछे क्राइम था, ये सुसाइड नहीं मर्डर था। और यही वजह है कि मौका वारदात से मिले वो सबूत जो 28 साल पहले के थे और इस चोर की गवाही, इन दोनों ने आखिरकार 28 साल पुराने केस को एक अंजाम तक पहुंचाया और फिर इसमें फ़ैसला आया। इस वक्त जो उम्र है थॉमस कुक की करीब 69 ईयर्स है, और हाँ
थॉमस कोटूर की उम्र इस वक्त 69 है, जबकि सिस्टर सैफी की उम्र 55 ईयर्स है। तो 69 साल की हैं और वो 55 साल की हैं। 28 साल पहले अगर हम चले जाएं तो करीब 26-27 साल की उम्र होगी सिस्टर सैफी की, जो 55 की हो गई हैं। और 70 में से 28 आप हटा दें तो करीब 45-48 के साल के उस वक्त फादर थॉमस होंगे। लेकिन अब ये दोनों 69 और 55 के हो चुके हैं। सज़ा उम्र कैद की मिली है। ताउम्र अब इन्हें जेल में काटनी है जब तक कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कोई राहत न मिल जाए। हालांकि अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एक चोर की गवाही, क्या हाई कोर्ट में ये दोनों चीज़ें ठहरेंगी? क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे केस में देखे हैं जिसमें लोअर कोर्ट तो मैक्सिमम पनिशमेंट दे देती है, लेकिन जैसे ही मामला अपर कोर्ट में जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, फिर वहाँ पे सबूत और गवाह ये बड़े मायने रखते हैं। तो एक चोर की गवाही क्या सुप्रीम कोर्ट तक इसी तरह खड़ी रहेगी? क्या उस चोर की गवाही को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरह मानेगी? नंबर 2, उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी इसी तरीके से सीरियसली लिया जाएगा और बिना किसी गवाह के, बिना किसी फिंगरप्रिंट्स, बाकी सबूत के, इन दोनों की मौजूदगी और इन दोनों को कातिल ठहराने का काम क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी करेगी? ये देखना ज़रूरी होगा। इसलिए कि ये पूरी कहानी आ गई कि उस रात क्या हुआ। तीनों को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा, लेकिन ये कहानी है, याद रखिए, इसमें कोई विटनेस नहीं है। कहा गया कि सिस्टर अभया ने ऐसा देखा, लेकिन सिस्टर अभया खुद इस दुनिया में नहीं है। मुझे इसलिए ये डर लगता है कि ऐसे केसेस में आगे चल के फिर लोग बरी हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आरुषि केस। आरुषि केस में सारी कहानी थी कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उससे रिलेटेड सबूत नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। इसीलिए माँ बाप आरुषि के हाई कोर्ट से बरी हो गए। लोअर कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लगभग ऐसे ही। तो अब ये मामला भी हाई कोर्ट में जाएगा। तो क्या हाई कोर्ट में ये सारे सबूत और गवाह ठहरेंगे, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों के अलावा कुछ और सबूत और गवाह मांगेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी पूरी कहानी 28 साल पुराने एक मुकदमे की, जिसका अंजाम एक चोर की गवाही से हुआ। ये अपने आप में एक नज़ीर केस। तो कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।